नमस्कार। अब मार्केट में तालिबान का लेटेस्ट वर्जन 2.0 आ गया है और ये वाला भी सॉफ्टवेयर अमेरिका ने ही बनाया है, क्योंकि पहले वाला जो था वो भी अमेरिका की ही देन थी और इसका जो आधुनिक संस्करण आया है ये भी अमेरिका ने ही बनाया है। इस बात में संदेह करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। और इस बार थोड़ा सी मेकओवर उसका अच्छा किया गया है। टीवी पर देखिए तो लोग टीवी पे आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, महिलाओं के बारे में भी अच्छी बात कर रहे हैं, मतलब बोल अच्छा रहे हैं, दिख भी अच्छा रह रहे हैं, सीधे साधे भोले भाले, लगता है कि इनसे अच्छा कोई है नहीं। तो तालिबान 2.0 का जो लेटेस्ट वर्जन है अब वो इस्टेब्लिश हो गया है और यह काम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने बहुत ही अच्छे से किया है, बधाइयाँ। और अफ़गानिस्तान में तालिबान 2.0 इंस्टॉल होने के लिए वहाँ के नागरिकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार वाला वर्जन पिछले बार वाला जैसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जिस बर्बरता की मिसाल कायम की थी, अगर ये वैसे ही हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं है। फिलहाल 20 साल में तो दुनिया काफ़ी बदल गई है और इनके लड़ाके और लीडर काफ़ी सुख सुविधाएं दुनिया की देख चुके हैं। अब वो सिर्फ पहाड़ों में रहने वाले तालिबानी नहीं हैं, वो इंटरनेट और मोबाइल का यूज़ करने वाले तालिबानी बन गए हैं, क्योंकि वो बाकायदा टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी महिला एंकर के साथ। हालांकि उसी के बाद एंकर खजीदा अमीन को हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने कम से कम एक तालिबानी प्रवक्ता का इंटरव्यू लिया, ये भी बड़ी उपलब्धि है। और काबुल की सड़कों पर ही कुछ महिलाएं प्ले कार्ड लेकर विरोध भी कर रही थी और तालिबानी बड़े इत्मीनान से उनका विरोध देख सुन रहे थे, अच्छा लगा। चलिए, जो भी है अच्छा है। दुनिया को लेटेस्ट वर्जन ऑफ तालिबान 2.0 मिल ही गया है। वो बीजिंग में मीटिंग कर रहे हैं और लगातार उनके आका बॉस लीडर कतर में रह रहे थे। अभी आज ही वो कतर से काबुल आए हैं और उनका नाम है मुल्ला गनी बरादर, और संभव है कि एक आध हफ्ते में ये वहाँ की सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, घोषित तौर पर और ऑफिशियली। और नहीं भी लेते तो सत्ता तो इन्हीं के हाथ में रहेगी, क्योंकि विजेता बन के तो यही आगे आए हैं। और पूरी दुनिया जो निगोशिएशन कर रही थी कतर में, इन्हीं के साथ कर रही थी, तो समझौते हो गए हैं। दुनिया ने पावर ट्रांसफ़र कर दिया है और पुराने लीडरान अफ़गानिस्तान के तालिबानियों के साथ बैठे कर रहे हैं, वो उनकी भी फ़ोटो दिखाई पड़ रही है। अच्छा है, सब मिल के एक नया अफ़गानिस्तान बनाएं जिसमें हिंसा के लिए कोई जगह न हो और अफ़गानियों को उनके सारे अधिकार मिलें, सबसे बड़ी बात यही होगी। चलिए, ये तो अफ़गानिस्तान की बात आ गई, पर तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों पर आइए कुछ बातचीत करते हैं। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ तो तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों को लगता है कि वो इस्लाम और मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई, वहाँ लड़ाई किससे लड़ रहे थे? वो अमेरिका से लड़ रहे थे। चलिए, अच्छी बात है, लड़ रहे थे। तो अफ़गानिस्तान में कौन मर रहा था और किसको कौन मार रहा था? तो मुसलमान को ही मार रहा था। वहाँ सत्ता और सरकार अमेरिका प्रायोजित जरूर थी, पर यह सरकार मुसलमानों की ही थी। जो घोषित राष्ट्रपति थे वो एक मुसलमान ही थे और लगातार 2-3 चुनाव हुए और वो लोग चुन कर आए थे। और तालिबान को सत्ता ट्रांसफ़र की जा रही है डर की वजह से। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो आप जो मुसलमान और इस्लाम का प्रतीक या संभावना जो तालिबान में देख रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक है। और हकीकत यह है कि आप मुसलमान और इस्लाम की
जो परिभाषा या धारणा या चिंतन आपके अंदर है वो तालिबान में देख रहे हैं, वो हकीकत में देख भी नहीं रहे हैं। हकीकत में आप अमेरिका का विरोध कर रहे हैं और अमेरिका के विरोध में जो लड़ रहा है आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आप तालिबान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप अमेरिका के विरोध में अमेरिका से लड़ने वाली शक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिसे तालिबान नाम दिया जा रहा है। तालिबान कोई मासूम लोगों का बना संगठन नहीं है कि बड़े सीधे साधे लोग हैं। आप अब भी अफ़गान सैनिकों की लाश के सामने या उनकी छत विच्छत शवों को देखिए जहां तालिबानी घूम रहे हैं, या इससे पहले उन्होंने जो जो कारनामे किए हैं। हालांकि युद्ध में आप इसे शौर्य कहेंगे, लेकिन ये खून उन्होंने किसका बहाया है? इसमें मारने वाले और मरने वाले दोनों ही मुसलमान हैं। तो तालिबान को अगर आप मुसलमानों का प्रतिनिधि मान लेते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। और जब इस बात की मान्यता मिलने लगती है तो समाज के स्तर पर बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो अब हम उसी खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां इस्लाम का मतलब तालिबान करना चाह रहे हैं लोग। हमारे यहाँ के टीवी चैनल्स पर देखिए कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं लोग, या सोशल नेटवर्क पे पढ़िए लोगों को। तो जो समर्थन विरोध कर रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं जो समर्थन विरोध कर रहे हैं? तालिबान का समर्थन करने वाले ज़्यादातर लोग एंटी अमेरिका हैं और हमारे यहाँ एंटी मोदी हैं। और एंटी अमेरिका एंटी मोदी होते होते वो कब एंटी इस्लाम और एंटी मुसलमान हो जा रहे हैं उनको पता नहीं चल पा रहा है। हमारे देश में देखिए अपने आप को सनातनी, हिंदू या दूसरे धर्म का कहने वाले लोग, जो कि एक उदारवाद, मानवतावाद, महिला या अधिकारों की बात जहाँ होती वहाँ झंडा लेके खड़े होते हैं। खड़ा होना चाहिए। और उनके साथ तमाम मुस्लिम लोग भी खड़े होते हैं। और ये भारत की विविधता, बहुलता का रूप है जहाँ पर लोग लगातार विरोध करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। करना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर देखेंगे तो विरोध करने वाले, सही के पक्ष में खड़े होने वाले एक अजीब तरह का मौन साध रखा है उन्होंने। यह मौन ठीक नहीं है। ऐसे संगठन वो सत्ता में रहेंगे क्योंकि वो ताकत के बल पर हैं और उनकी सत्ता को स्वीकार भी किया जा रहा है तो डर की वजह से स्वीकार किया जा रहा है। वह कभी भी एक चुनी हुई सरकार से अच्छा नहीं साबित हो सकता है। और हमारे यहाँ तो कुछ विचारक हमारी चुनी हुई सरकारों से उसकी तुलना कर देते हैं। बेहद शर्मनाक है। ऐसा नहीं है। दुनिया की कोई भी चुनी हुई सरकार जिसे जनता चुनती है, कुछ समय बाद उसके पास विकल्प होता है कि वह उससे असहमत हो सकती है, नाराज हो सकती है, तो उन्हें बदल भी सकती है। लेकिन तालिबानी और तानाशाही सरकारों को कभी बदला नहीं जाता है। जनता मजबूर रहती है उनके साथ खड़े होने के लिए और वो रॉबिन हुड बने रहते हैं। जिस पे चाहते हैं, जितनी दया चाहते हैं दिखा सकते हैं और वो दिखाते रहते हैं और उनके जयकारे लगते रहते हैं। आप बड़े बड़े तानाशाहों को देखिए, नाम ले लीजिए, इतिहास में उनका क्या हाल है और उन्होंने किस तरह से अपनी जनता के साथ बर्बरता किया। तो उसके पीछे उनकी जो है नस्लवादी ताकत उनके पास थी कि कुछ खास धर्म और नस्ल के कथित वो रहनुमा बन गए थे और उसी के दम पर वो शासन कर रहे थे। और उस जाति या नस्ल में रहने वाले लोग उसे अपने नेता घोषित कर लेते हैं। वहाँ सही गलत की कोई बात नहीं होती है। कम से कम यूरोप, अमेरिका और हमारे जैसे देश जहाँ लोकतंत्र है, चुनने बोलने की तो आज़ादी है। बाकी इन संगठनों को क्या कहा जाए। और इनके पक्ष में आप खड़े हो गए हैं, अब इससे बुरा क्या होगा। चलिए दूसरे बात पर आते हैं। अच्छा बताइए, तालिबान जैसे संगठन किस चीज़ से डरते हैं? इनकी कमजोरी क्या है? तालिबान जैसे संगठन सबसे ज़्यादा महिलाओं से डरते हैं। उसके बाद शिक्षा से डरते हैं, वो भी आधुनिक शिक्षा। देखिए सारी बंदिशें हैं, सारे नियम कानून वो महिलाओं के खिलाफ ले आते हैं। उनको क्या पहनना है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अरे महिला नहीं हुई, पता नहीं क्या है। अब तो ये भी सोचना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, भैया आपका जन्म किसी महिला से ही हुआ है या इसी ईंट पत्थर से पैदा हुए हो?
तो फिर उसको वो सम्मान क्यों नहीं देना चाहते? वो महिला आपकी माँ भी है, वो बहन भी है, आप उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? तो सबसे बड़ा खतरा अगर किसी भी अतिवादी संगठन जिसे तालिबान कहा जाता है या तालिबान जैसे संगठन है, उनको सबसे ज़्यादा डर महिलाओं से लगता है। महिलाओं की आज़ादी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि महिला जब अपनी आज़ादी के मायने समझ पाएगी तो वो शिक्षित होगी, समझदार होगी और अधिकारों की बात करेगी, तो उसके बच्चे कभी भी आतंकवादी नहीं बनेंगे और फिर तालिबान जैसे संगठन को बच्चे नहीं मिलेंगे। और वो आधुनिक शिक्षा दूसरे नंबर पर है, जो दूसरा नंबर पहला नंबर पे कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन बात कहने के लिए फिर आधुनिक शिक्षा या शिक्षा व्यवस्था, सच में अगर कोई साइंस पढ़ेगा, समाज पढ़ेगा, दर्शन पढ़ेगा, तो किसी एक धर्म, जात या किसी एक तरफ झुकाव उसका नहीं होगा। उसमें कुछ समावेशी चीज़ें रहेंगी जिसमें वो दूसरों के अस्तित्व को भी स्वीकार करेगा और वो खोज करेगा, ज्ञान की खोज करेगा, वो सवाल करेगा। इसके लिए शिक्षा चाहिए और किसी भी ऐसे संगठन में सवाल करने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि अगर सवाल किया जाने लगेगा तब तालिबान रह नहीं जाएगा। तो सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं दो चीज़ों से। अब इनकी ताकत क्या है ये सोचिए, अशिक्षा, गरीबी, भूख, ये सबसे बड़ी ताकत है। जहाँ पर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होंगी वहाँ पर ये संगठन सबसे ताकतवर होंगे। सोचिए 20-22 साल के बच्चे AK-47 हाथ में लेके टहल रहे हैं। तालिबान या ऐसे संगठन इनको क्या बनाते हैं? इनको सिर्फ किलिंग मशीन बनाते हैं। इनको क्या कोई ऐसी समझ है इस्लाम की, धर्म की, या किसी भी धर्म के लोग जो इस तरह के किलिंग मशीन बना लेते हैं, उनको क्या धर्म की समझ होगी? 20 साल की उम्र में कैसे समझ पाएगा? यहाँ तो 50 साल लग जाते हैं तो भी नहीं समझ पाते धर्म अध्यात्म को। 20 साल का बच्चा भला क्या समझ पाएगा? हो सकता है वो तो चाइल्ड सोल्जर भर्ती हुआ होगा, 10-12 साल का रहा होगा तभी। तो पता नहीं उसे पढ़ना लिखना आता भी है कि नहीं आता। वो झंडा लेके चलता है, उसका नेता उसे बरगलाता है। और ऐसे संगठनों की ताकत यही अशिक्षा है। तो कहीं भी आप देखेंगे वहाँ आधुनिक शिक्षा क्या, सामान्य शिक्षा भी नहीं दी जाती है। तो अच्छा होगा दुनिया के सभी देश धार्मिक शिक्षा, कट्टरता को ख़त्म करना है तो कम से कम रिलीजियस एजुकेशन को तो कर लीजिए। 18 साल के बाद आदमी जब इतना समझदार हो जाए कि उसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है तो पढ़े। अब बच्चों को आप शास्त्रों को रटाते रहते हो, कुरान को बच्चे हिल हिल के याद करते हैं, इसी तरह अन्य धर्म वाले भी करते हैं। तो उनको जो रीजनिंग करने की क्षमता है, लॉजिक पे बात करने की, फैक्ट पे बात करने को तो मार दिया आपने ना। उनको मशीन बना दिया, मेमोरी कार्ड बना दिया आपने रिलीजन का। उसको कुछ पता होता नहीं है, आपने जो मेमोरी में भर दिया बस उसको वही करना है। तो फिर मुबारक हो, बधाई हो तालिबान के इस लेटेस्ट वर्जन के लिए, और अमेरिका को ख़ास तौर पे बधाई कि उन्होंने एक अपग्रेडेड तालिबान दिया है जो पिछले तालिबान जैसा ना हो और दुनिया में सुख शांति समृद्धि आए। इसी के साथ अपनी आज की बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।